अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 24 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर, बल्कि 24 घंटे, अब मुझे 24 घंटे कहना चाहिए, पिछले 24 घंटे में वो हुआ है जो आम तौर पर शायद बहुत कम रिकॉर्ड किया जाता है। मैं नहीं जानता, जारी बात है, मैं इसकी कोई मजहबी मामलात नहीं बता सकता, इसके मैं जियोलॉजिकल मामलात नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स रिपोर्ट करने जा रहा हूं कि दुनिया ने वो एक्सपीरियंस किया है जो बहुत ही कम रिकॉर्ड होने में आता है। और हुआ क्या है, हो सकता है खबर जो है अभी तक आप तक पहुंच चुकी हो कि वेनेजुएला के अंदर जो है वो एक साथ 2 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब ये बड़ा ही रेयर साइट होता है कि एक ही जगह पे, एक ही मुल्क के अंदर इतने बड़ी शिद्दत के ज़लज़ले हों। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में उसकी आपको फुटेज भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले उससे भी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो ये है कि आप जानते हैं कि ज़लज़ले जो होते हैं वो आमतौर पे रेक्टर स्केल के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उनकी शिद्दत मिसाल के तौर पर 5, 5.5, 6, 6.5 या 7 इस तरह करके जो है वो ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन वेनेजुएला के अंदर जो ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं उसकी जो शिद्दत बताई जाती है वो 7.2 और 7.5 ये इसके ज़लज़लों की शिद्दत जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, और ये एक ही स्पॉट से जनरेट हुए हैं। आमतौर पे आफ्टर शॉक्स आते हैं, मतलब एक ज़लज़ला आता है और उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, लेकिन उसकी शिद्दत वो नहीं होती जो सबसे पहले ज़लज़ले की होती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि एक ही जगह पे उतनी ही शिद्दत के जो है वो 2 ज़लज़ले इकट्ठे रिकॉर्ड हुए हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक अभी रेस्क्यू का जो है वो सिलसिला चल रहा है, और इस वक्त मुख्तलिफ जगह मुकामात के ऊपर जो है वो रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी हैं, क्योंकि सस्पेक्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेड नहीं है लेकिन सस्पेक्ट किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं, मारे गए हैं। अब बिल्डिंग्स का जो नुकसान है वो तो मैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक शॉकिंग बात है कि आम तौर पर एक ज़लज़ला जो 5 से ऊपर हो, मतलब 5.0 से ऊपर रेक्टर स्केल के ऊपर अगर हो, तो वो एक शदीद ज़लज़ला जो है वो कंसिडर किया जाता है, मतलब जिससे एक्चुअली आपको वो महसूस भी होगा। वैसे बाय द वे मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आम तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रफली 700-800-900 ज़लज़ले आ रहे होते हैं। अगर आप उसको सिर्फ 2.0 रेक्टर स्केल से ऊपर को अगर काउंट करना शुरू करें तो वो उसकी तादाद ये होती है। लेकिन कल क्या हुआ है, पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के अंदर ज़लज़ले नहीं आए और जो शदीद मतलब शिद्दत के थे, एक्चुअली इसके अलावा चंद मिनटों के फासले के बाद जो है वो जापान के अंदर भी एक बड़ा शदीद किस्म का ज़लज़ला आया है। ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक, बिल्कुल अलग अलग, मतलब इनकी जो है वो जगह है पूरी दुनिया में, ये साथ साथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद की, और मैं ये ग्राफ में आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर 9 ज़लज़ले पूरी दुनिया के अंदर ऐसे आए हैं, 9 ज़लज़ले जो 5.0 रेक्टर स्केल से ऊपर रिकॉर्ड किए गए। मैं सिर्फ पहले ये ग्राफ आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको वीडियो फुटेजेस दिखाना अभी शुरू करूंगा और आपको उससे अंदाज़ा होगा कि उसकी शिद्दत किस हद तक ज़्यादा थी। ये देखिएगा, ये अब से जब मैं ये वीलॉग अभी सिर्फ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे वीलॉग रिकॉर्ड करने से 46 मिनट पहले ये चिली के अंदर जो है वो एक 5.5 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला अभी आया है, सिर्फ 46 मिनट पहले। और उसके बाद ये जारी बात मुझे नहीं पता अभी वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम जब वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे सिर्फ 46 मिनट पहले। और उसके बाद 6 घंटे पहले पापा न्यू गिनी के अंदर जो है 5.4 रेक्टर स्केल के ऊपर जो है वो ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है। 8 घंटे पहले जो है सोमालिया के अंदर भी एक ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया 5.1 का। उसके बाद 13 घंटे पहले, अब मैं ज़रा पीछे की तरफ आ रहा हूँ, 13 घंटे पहले जो है वो GMT आप समझ लें वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे वहाँ पे जापान के अंदर जो है वो 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। अब ये बहुत ही मतलब शदीद ज़लज़ला है। उसके बाद यहाँ पे 14 घंटे पहले, और मेरी इतलात के मुताबिक ये तकरीबन कोई 39 मिनट का फ़र्क था, जो ज़लज़ला वेनेजुएला में आया है और उसके बाद जो ज़लज़ला जापान के अंदर आया है उनमें सिर्फ 39 मिनट का अप्रॉक्सीमेट फ़र्क था। ये अगर इसको अगर आप नीचे से देखें, सबसे पहले जो ज़लज़ला वेनेजुएला में आता है वो आता है 7.2 रेक्टर स्केल का, और उसके बाद दोबारा 2 ज़लज़ले वो जो है वो महसूस किए जाते हैं वेनेजुएला के अंदर ही, और वो 7.5 के जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद उससे पहले कोस्ट के पास जो है वो एक और ज़लज़ला भी रिकॉर्ड किया जाता है, वो होता है 6.4 का। और उससे पहले एक और ज़लज़ला अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है 5.6 का।
तो ये 9 ज़लज़ले एक ही वक्त में जो है पिछले 24 एक ही वक्त तो नहीं, खैर पिछले 24 घंटे में मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर महसूस किए गए हैं। अब ये इसके बारे में ज़लज़ला एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आम तौर पे जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं वो उसकी प्रिडिक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वैसे आमतौर पे कुछ जानवरों के बारे में ज़रूर कहा जाता है कि जानवर जो होते हैं वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उन्हें जो है वो कोई उनके मतलब ऐसी सेंसरी ताकत होती है उनके पास कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं और वो ऐसी जगहों के महफूज जगहों की तरफ जो है वो भागते हैं। उनको पता लग जाता है कि बहुत बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो आ रहा है। चिड़ियों को, परिंदों को ये कहा जाता है कि शायद उन्हें किसी तरह पता लग जाता है कि ज़लज़ला जो है वो आने वाला है। लेकिन इंसानों के लिए ऑब्वियसली अभी तक कोई ऐसी साइंसी आलात जो हैं, साइंसी आलात ज़लज़ले को रिकॉर्ड ज़रूर कर सकती हैं, इक्विपमेंट ऐसा ज़रूर मौजूद है कि वो उसे रिकॉर्ड कर सकती हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद चूंकि एक हिस्टोरिकल पैटर्न है जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब जब ज़लज़ला आता है तो उसकी थोड़ी देर के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो साइंटिस्ट ये ज़रूर बता सकते हैं कि अब चंद घंटों के बाद जो है वो हो सकता है आपको एक और ज़लज़ला आए और उसके लिए जो है वो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अभी तक साइंस जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँची जो ये प्रिडिक्ट कर सके कि जनाब फ़लाँ दिन फ़लाँ मौके के ऊपर ये ज़लज़ला आने वाला है, तो हिफाजती इंतज़ाम जो है वो कर दिए जाएँ। वेनेज़ुएला से जो फुटेज सामने आई है, ये आप ज़रा इस फुटेज को देखिएगा। ये मुख्तलिफ जो बेसिकली CCTV फुटेजेस हैं उससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्या किस हद तक शिद्दत का ज़लज़ला। आप सिर्फ ज़रा देखिए कि जो सामान है, बिल्डिंग, वो पीछे दीवार का ज़रा हाल देखिएगा कि वो इस तरह जैसे वो रेत की दीवार कोई खड़ी हुई थी और लोगों ने जो है वो टेबलों के नीचे जाके अपनी जान बचाई है। और उसके बाद मतलब किस हद तक एक स्टोर है जिसकी मेरे ख्याल में ये CCTV फुटेज जो है वो बनी हुई है और ये वहाँ पे गालिबन ख़वातीन सेल्स गर्ल्स हैं जो अपनी जान बचाती हैं और टेबल के नीचे जो है वो घुस जाती हैं। उसके बाद ये एक और मतलब ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जब ज़लज़ला आता है तो किस हद तक तबाही है कि वो जो रेफ्रिजरेटर्स हैं जहाँ पे बोतलें पड़ी हुई हैं वो किस तरह नीचे गिरती हैं, शेल्फ्स जो हैं वो किस तरह नीचे गिरती हैं, हर तरफ तबाही जो है वो होती है। ये गालिबन किसी एयरपोर्ट की फुटेज है और इस एयरपोर्ट के अंदर ज़ाहिर बात है वहाँ पे उस वक्त किसी ने लोग आमतौर पे जो खुदाफसी वगैरह कर रहे होते हैं या किसी को लेने आए होते हैं तो वीडियो फुटेज बना रहे होते हैं। ये उस एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है इधर उधर भाग रहे हैं और टर्मिनल का वहाँ पर क्या हाल हो रहा है। लोग जो हैं वो बच्चों को थामे हुए हैं, ज़ाहिर बात है औलाद जो होती है वो सबसे अहमियत उसकी होती है। इंसान अपनी जान जो है वो बाद में बचाता है, अपने बच्चे की जान जो है सबसे पहले बचाता है। ये हाल देखिएगा इस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है कि उसकी शिद्दत जो है वो किस हद तक ज़्यादा थी कि पूरा वो जो फॉल्स सीलिंग थी उसकी पूरी की पूरी खुल गई है, उसके सारे पीसेज जो है नीचे गिर गए। इसी तरह ये एक और फुटेज है, ये किसी किचन की किसी घर के अपार्टमेंट की जो है वो फुटेज है। अब उसके अंदर ये वो किस हद तक शिद्दत से जो है वो उनका सारा सामान गिर जाता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और वीडियो फुटेज जो है वो भी इस ज़लज़ले की ये सामने आई है कि बर्तन जो है वो किस तरह गिरते हैं। मतलब इस तरह लग रहा है जैसे कोई जो है वो कोई प्याला होता है या कोई बर्तन होता है उसको यूं करके जो है हिला दिया जाए और उसके अंदर जो पानी है वो इधर उधर बिखरना शुरू हो जाता है। ये एक और फुटेज जो है वो ये सामने आई है, इसको देखिएगा। ये सड़क के ऊपर बनी हुई फुटेज है, लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं और इस तरह लग रहा है, मुझे आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है जैसे वो 9/11 का वाक़या हुआ था ना, हर तरफ धुआं ही धुआं जो है हो गया था, गर्द गुबार जो है वो उड़ना शुरू हो गया था। उस तरह के मनाजिर जो हैं वो देखे जा सकते हैं। लोग भाग रहे हैं और ज़ाहिर बात है यहाँ पे ज़लज़लों के अंदर जो है वो सबसे पहले ये कहा जाता है कि ओपन स्पेस में चले जाएँ, सबसे पहले गो आउट इन द ओपन। बिल्डिंग में से जो है वो बाहर निकलें, एलिवेटर्स जो हैं वो कभी मत लें, लिफ्ट के अंदर जो है वो कभी मत अपने आप को ब्लॉक करें। सबसे बेस्ट वे है कि आप जो है वो करीब तरीन जो दरवाज़ा है उसको लेके आप बाहर ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो है वो चले जाएँ, ओपन एरिया। ये ज़रा बिल्डिंग देखिएगा, ये किस तरह ये बिल्डिंग जो है वो गिरती है और लोगों का मतलब अरबों का नुकसान हुआ है वहाँ पे। वेनेज़ुएला जो है वहाँ पे अरबों की ज़रा बिल्डिंग का हाल देखिएगा कि जब वहाँ पे ये ज़लज़ला आता है और एक ही स्पॉट के ऊपर जब 2 ज़लज़ले आएँ, पहले ही बिल्डिंग में, मिसाल के तौर पे पहले जो बिल्डिंग है वो जब मूव करेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो जड़ें हैं, उसकी दरारें जो पड़ेंगी उसकी बुनियादों के अंदर, तो वो पहले ही वीक हो गई। पहले ज़लज़ले तो ये कर दिया ना कि उसके अंदर क्रैक्स आ गए, लेकिन उसके बाद जब दूसरा ज़लज़ला आया तो वो तो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती वो बिल्डिंग, वो तो उसके बाद उसने ज़मीन बोसी होना। जो बिल्डिंग्स खड़ी रह गई वो भी मेरा ख्याल में किसी मोर्चे से कम नहीं कि वो सरवाइव कर गई 2 बड़े इतने ज़लज़ले जो हैं। अब ज़ाहिर बात है इन 2 ज़लज़लों के बाद भी ज़रा हाल देखिएगा ये उस शहर का क्या हाल हुआ है। इस तरह लग रहा है कि जैसे वहाँ पे कोई बमबारी हुई है, जैसे वहाँ पे कोई जंग हुई है।
और इस तरह इन बिल्डिंग्स का ज़रा बैठे बिठाए लोगों का किस हद तक नुकसान हुआ है। और मैं मतलब जो बिल्डिंग्स मेरे ख्याल में इनमें से कहीं खड़ी भी होंगी वो अब इस काबिल भी नहीं रही होंगी कि उनमें रहा भी जाए, अगर वो खड़ी भी हुई हैं। ये देखिए ना, मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग जिस तरह है, इसको आप नहीं कह सकते कि अब यहाँ पे जो है रहाइश इख्तियार की जा सकती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में क्रैक आ गए हैं। इसमें रहा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि एक और अब अगर ये आ सकता है तो जाहिर बात है अगले 24 घंटे में इसके आफ्टर शॉक्स वगैरह भी आएंगे, तो इनमें से पता नहीं कौन सी बिल्डिंग अब मज़ीद सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। तो और जो इस वक्त लोगों का जो मेंटल एग्नी होगी कि वो उसमें रहना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जान का ख़तरा, डर होता है, खौफ होता है, बच्चे सहमे हुए होते हैं, तो कौन आके जो है वो इन बिल्डिंग्स के अंदर अब रहना चाहेगा। तो ये एक और फुटेज जो है गालिबन किसी हॉलीडे स्पॉट की लगती है जहाँ पे लोग आए हुए थे और वहाँ पे भी उन्होंने इस ज़लज़ले को महसूस किया। इसके अलावा एक समंदर से भी जो है वो हमने कुछ ऐसी फुटेजेस भी हमने देखी जहाँ पे माहीगीर एक्चुअली समंदर में थे और उन्होंने साहिल समंदर से जो शहर की फुटेज बनाई, और वो वहाँ से, क्योंकि समंदर में फिर भी आपके पास बचत ये होती है कि ठीक है सुनामी का डर ज़रूर होता है, लेकिन एट दैट मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कश्ती जो है हिचकोले खाती है। लेकिन वहाँ से लोगों ने जो साहिली फुटेज बनाई है वो बड़ी ही खौफनाक किस्म की वो फुटेज है। ये एक और सीसीटीवी कैमरे से बनी हुई फुटेज है। लोग इवन बाहर भी सड़क के ऊपर खड़े होकर भी जो है वो घबराए हैं, मैं परेशान है कि ये क्या हो रहा है, क्या बिल्डिंग जो है वो हमारे ऊपर गिरने वाली है, ये क्या होने जा रहा है। सो ये बेसिकली ये वो शिद्दत है वेनेजुएला में आने वाले इस ज़लज़ले की, जिससे आपको आइडिया होगा कि क्या हुआ। और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि 9 मुख्तलिफ ज़लज़ले पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि काफ़ी परेशान कुन है। मैं मुख्तलिफ इसके ऊपर कॉमेंट्रीज मैं देख रहा था लोगों की, साइंटिस्ट की सोशल मीडिया के ऊपर, एंड दे डू नॉट हैव एनी आंसर्स कि आखिर क्या हुआ। जापान में भी जो है वो इसी तरह शिद्दत का जो है वो ज़लज़ला आया। बुलेट जो ट्रेन सर्विस थी वहाँ पे जापान में, उसे मुअत्तल कर दिया गया, और उसकी वजह से जाहिर बात है सबसे पहले जब इस किस्म के ज़लज़ले आते हैं तो उसके बाद सुनामी अलर्ट्स भी जो हैं वो जारी किए जाते हैं। और जापान एक ऐसा मुल्क है जिसने सुनामी की वजह से जो है वो बहुत नुकसान उठाया एक ज़माने में, बल्कि वहाँ पे तो न्यूक्लियर थ्रेट भी आ गई थी, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था साहिल समंदर के ऊपर वो भी उस सुनामी की वजह से हिट हुआ था। लेकिन शुक्र है कि वो उसकी वहाँ पे कोई लीकेजेस ऐसी जो है वो नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। और हमने पिछले से कल एक वीलॉग के अंदर हमने आपके साथ बात की थी, जिसमें एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट था, मारियो नोफेल ने जो है वो उसे लिया हुआ था। ये मारियो नोफेल जो है ये बेसिकली पॉडकास्ट करता है, वीलॉग्स वगैरह करता है। तो इसने जो है वो एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट को लिया हुआ था और उसने बैठ के शोशा छोड़ा कि जनाब इज़राइल जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के असैसिनेशन का जो है वो प्रोग्राम बना रहा था, प्लान बना रहा था, और बल्कि पाकिस्तानी वफ्द को जो है वो हिट करना चाह रहा था। अब उसके ऊपर ज़ाहिर बात हमने भी चेक किया मुख्तलिफ सोर्सेज से, टोटल डिनायल आया, रबिश वॉज द वर्ड एक्चुअली यूज फॉर दैट। और मेरे अलावा और जर्नलिस्ट ने भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, सब ने जो है वो यही बात की। अब इसने एक और क्या काम किया मारियो नोफेल ने, इसने एक और जो है वो साबिक CIA इंटेलिजेंस तजियाकार, साबिक CIA एनालिस्ट बेसिकली, उसको उसने लिया और उसने इंटरव्यू में क्या कहा ज़रा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहता है जी पाकिस्तान ने वहाँ कदम रख दिया है जहाँ अमेरिका नाकाम हो गया था और रूस और चीन के साथ मिलकर खलीज के लिए एक नया इलाकाई निज़ाम तश्कील दे रहा है। अब आपने ज़रा गेम को अंडरस्टैंड करना है बड़े गौर से, ताकि आपको पता लगे ये गेम क्या खेल रहा है मारियो नोफेल जो है एक्चुअली गेम क्या खेल रहा है। रूस और चीन के साथ मिलकर खलीज के लिए एक नया इलाकाई निज़ाम तश्कील दे रहा है। रूस और चीन दोनों ऐसे मुल्क जिनसे अमेरिका को मसला है, ठीक है, और साथ ही साथ ये इजराइल की भी मदद किस तरह कर रहा है मारियो नोफेल, जरा गौर से सुनिएगा। कहता है जी पाकिस्तान अब एक अहम ताकतवर सालिस के तौर पर सामने आया है जो रूस और चीन के साथ मिलकर खलीजी खित्ते के लिए एक नया सिक्योरिटी ढांचा तस्कीद देने में मदद दे रहा है। वो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर पर इजराइल की साजिश को बेनकाब किया और नाकाम बनाया, जिसका मकसद जनरल आसिम मुनीर को कत्ल करना था। इनका कहना था कि कतर में मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाना पहले से ही एक बड़ा वाक़या था और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर इजरायली क़यादत में हमले का ख्याल ख़ास तौर पर अगर उसे अमरीकी मंजूरी के तौर पर देखा जाए तो उसे गैर माकूल और मुमकिन तौर पर इजराइल के मौक़िफ़ के लिए खुद कुछ करार देता है। जॉनसन का कहना था कि अगर कोई मनसूबा कभी मौजूद होता तो इसका मकसद अपने ही सियासी धड़ों को कुर्बानी का बकरा बनाकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना होता। यानी वो कहता कि अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा कर दिया जाता तो इसका नुकसान होना था इजराइल को, ये उसकी राय है, ठीक है। और जब स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका की मुज़ाकराती कोशिशें तातुल का शिकार हो गई तो पाकिस्तान ने इस खला को पुर करते हुए सऊदी अरब और कतर में माली ज़मानतें हासिल कर लीं।
काहिरा में बुनियादी इजलासों की मेज़बानी करके जॉनसन के पास पाकिस्तान एक नए इलाकाई निज़ाम को मजबूत कर रहा है जो तेल की तसील को जारी रखता है और साथ ही ख़ुद को मशरक़ वस्ता के मरकज़ी सालक के तौर पर पेश कर रहा है। मारियो नोफेल बेसिकली इसने ख़ुद भी एक्चुअली वीलॉग के अंदर जो है वो जिक्र किया कि जनाब मेरा ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत डिस्कस हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और लोग जो है मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, तो आपको आपकी स्टोरी को बुलशिट करार दे रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट्स अ बुलशिट स्टोरी। मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसका अगर आप PR का के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये तो एक्चुअली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद स्टोरी है कि मतलब वो नज़र आता है कि जनाब अच्छा इज़राइल का अगर मुझे तो फिर मतलब फ़ख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर कि मेरा आर्मी चीफ जो है अगर वाकई इज़राइल को उनसे इतनी छेड़ा है तो फिर दैट मीन्स इज़ डूइंग समथिंग गुड, फिर तो इसको इसी तरह ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस सोर्सेज खुद इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मारियो नोफेल बेसिकली जो कुछ कर रहा है ये बार बार ये जो CIA एनालिस्ट को लेना, उसके बाद ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट, मतलब ब्राज़ीलियन वो साउथ अमेरिका का एक जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक कि पाकिस्तान, ईरान और इजराइल, मतलब कोई लेना देना नहीं बनता ना, डेमोग्राफिकली कोई कनेक्शन नहीं बनता, पहली बात तो ये। उसके बाद ये CIA के एनालिस्ट को लेना जो बेसिकली वो भी साबका, मौजूदा नहीं साबका, तो इस तरह के साबका जो इंटेलिजेंस एहलकार होते हैं ना, हमने उनकी बड़ी फड़ियाँ देखी हुई हमने, मतलब माजरत के साथ यहाँ पे भी कई घूमते हैं जो तरह तरह के राह गलापते हैं। बहुत से ऐसे स्टोरी टेलर्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन व्हाट मारियो नोफेल इज एक्चुअली डूइंग इज कि वो जब ईरान इजराइल का मामला अब ख़त्म हो गया है, यानी ज़ाहिर बात है जंग तो बंद हो गई ना, ही इज़ एक्चुअली वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिंगिंग दिस बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान। ये बड़े तरीके से एक्चुअली इस मामले को अब ये इजराइल और पाकिस्तान बना रहा है। आज तक कभी इस तरह माजी में हमने कभी नहीं सुना कि इजराइल की जानिब से किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाए। दिस हैज़ नेवर हैपेंड। और मारियो नोफेल जो है वो ये इस बात को बार बार प्रमोट करके जो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, किस किस्म के सिग्नल्स दे रहा है। क्योंकि आज तक इजराइल और पाकिस्तान ने कभी भी डायरेक्ट आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं की। इजराइल और ईरान तो कर चुके हैं ना, वो तो आपके सामने है। इजराइल जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भी जो है वो कर चुका है। बट नाउ एक्चुअली ब्रिंगिंग द फील्ड मार्शल इन फ्रंट ऑफ इजराइल और एक किस्म का वो सिग्नलिंग दे रहा है कि जनाब उनके टारगेट नंबर 1 ये हैं। व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पिछले 2 महीने के अंदर इस जंग को लेके मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो दीवार था, पाकिस्तान वो ताकत था जिसने एक्चुअली इस पूरे प्रोजेक्ट को नाकाम बनाया। एक्चुअली अगर आप उठा के देखें ना पिछले 1 साल में, तो इजराइल के मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ पड़े हैं और दोनों पाकिस्तान ने मारे। एंड आई विल टेल यू हाउ। सबसे पहली बात तो यह कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था ना, तो पीछे से जो बटन दबाए जा रहे थे वो इजराइल की जानिब से दबाए जा रहे थे। ये स्टेटेड फैक्ट है, मैं आपको कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा, आप जाके गूगल करके चेक कर सकते हैं। ये रिपोर्टेड फैक्ट है कि इजराइल उस वक्त भारत की मदद कर रहा था। अब से नहीं कर रहा, 99 कारगिल से कर रहा है, ठीक है, तब से कर रहा है। भारत को वो ये जो इनके ड्रोन्स आते थे ना जो पाकिस्तान में आके हिट होते थे, ये इजराइलियों ने बनाए हुए थे इनमें। और ये भारत के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर ये जो भारत जो क्लेम करता है कि जी हम खुद बनाते हैं, बनाने वाले बिल्कुल भारत के अंदर वो फैक्ट्रियां ही हैं, लेकिन सिखाने वाले इजराइली हैं, इजराइली इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उसके बाद इनके ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये मतलब इजराइल को, अच्छा फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को उसमें शिकस्त दी, इजराइल की नाकामी वहां हुई, ठीक है। और उसके बाद अब जब मामला ईरान के साथ आया, जब ईरान को जो है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की कोशिश की, नेतन्याहू ने जो है भरपूर कोशिश की कि मतलब वो उसने इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप को पुश किया कि भाई ये जंग चलती रहनी चाहिए, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ पे भी आके जो है दीवार बन के खड़े हो गया सामने कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इजराइल का प्लान यहाँ पे भी फेल हुआ। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली इजराइल को तब किस बात की चढ़ी हुई है कि भाई मैं जो प्लान करता हूँ, मैं जो अटेम्प्ट करता हूँ, मैं जो स्कीम बनाता हूँ, ये बीच में आके खड़े हो जाते हैं, ये मुझे वो काम ही नहीं करने देते। सो इसलिए अंडरस्टैंडेबल ये बात है कि इजराइल को पाकिस्तान से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड मारियो नोफेल इस किस्म के जो जिसे कहते हैं ना फीलर्स जो छोड़ रहा है, बेसिकली इज ट्राइंग टू बिल्ड दिस नैरेटिव कि इजराइल जो है वो अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को टारगेट कर रहा है, जबकि ऐसा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन कल को अगर कोई इस किस्म की बात होती है तो वो कम से कम कह सके देखा मैंने तो पहले ही बताया था। यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग?
सो दूसरी बात ये कि मारियो नफेल जो है वो, आई डोंट वांट टू मेक कनेक्शंस, लेकिन मारियो नफेल जो है वो माजी में इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी जो है बहुत एक्टिव रहा हुआ है। मैं दोबारा कोई इजरायली कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वेरी सटली पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को जो है ना वो टच करता है जाके, और उनको जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और उनको जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सो दिस इज द गेम दैट ही इज प्लेइंग। खैर, खबरें मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टाइम अब कम है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में उसे कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।